डॉन लीग्स की इब्तिदा नवाज शरीफ की एक ख्वाहिश से हुई है। उनकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तानी अफवाज को किसी तरीके से नीचा किया जाए। अगर मेरे इल्जामात गलत हैं तो मैं सियासत से रिटायर हो जाऊंगा। झूठे लोग हैं, ये बोने हैं, ये तैयार किए गए गमले की पैदावार है। हाँ साहब, हमने मनी ट्रेल मांगी थी और आपने ये झूठ की ट्रेल जमा करवा दी। ISI से पैसे लेना, उसामा बिन लादेन से पैसे लेना हलाल है, ओवरसीज पाकिस्तानी से पैसे लेना हराम है नून लीग के नजदीक। आपकी टैक्स कंपनियां हलाल, किसी और की हराम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इल्जामात की सियासत। इससे पहले जिस तरह की सूरत-ए-हाल का सामना वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और उनकी फैमिली को सुप्रीम कोर्ट के बाहर करना पड़ा, अब लगभग वैसी सूरत-ए-हाल इमरान खान साहब के लिए पैदा करने की कोशिश की जा रही है। PTI ये कहती है कि हमारे खिलाफ ये एक साजिश हो रही है और वो जो PMLN को शर्मिंदगी का सामना था, उस शर्मिंदगी को वो चाह रहे हैं कि शेयर हो जाए बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। लेकिन PMLN ये कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कहती है वो अंदर से है नहीं। दरअसल ये दावे कुछ और करते हैं, बीच में से कुछ और हैं। ये PMLN का दावा है और साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पाकिस्तान आने के बाद अब बजट की तैयारियां शुरू कर दी हैं। गालिबन ये उनका आखिरी बजट हो सकता है इस हुकूमत का मुमकिना तौर पे, और फिर उसके बाद जो है वो दूसरी हुकूमत पाकिस्तान में बनेगी इलेक्शन के बाद। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आज हुई है। बयानात में एक बयान आया, नईमुल हक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, उन्होंने कहा कि डॉन लीग्स के पीछे दरअसल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश थी और वो रिपोर्ट अगर पब्लिश की जाए तो उस रिपोर्ट में ये मौजूद है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो भी इसके लिए कसूरवार हैं। नईमुल हक मेरे साथ, नईमुल हक साहब अभी मौजूद हैं इस वक्त टेलीफोनिक लाइन पे, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बाकी मेहमानों से मैं बाद में तारुफ करवाता हूं, लेकिन पहले इस इशू के ऊपर जरा नईमुल हक साहब से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। नईमुल हक साहब, ये बताइए कि ये जो इल्जाम है, क्योंकि ये इल्जाम पहले भी लग रहा है मियां साहब के ऊपर, एतजाज हसन साहब भी लगा रहे हैं, बाकी अपोजिशन भी कह रही है, क्या ये उस तसलसल का हिस्सा है या किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे आप कह रहे हैं कि मैं सियासत छोड़ दूंगा अगर ये बात गलत हुई कि मियां साहब इसमें मुलविस नहीं थे डॉन लीग्स में? मैंने ये बात जो कही थी सियासत छोड़ने की, ये मरियम साहबा के हवाले से कही थी। अच्छा। मियां साहब की मुझे 2 दिन पहले बड़ी जैसा इत्तला मिली है, मगर इसमें देखें कमीशन जो है ना जो बनाया गया था, हम ये मालूम करना चाहते हैं क्या उसने मियां नवाज शरीफ का बयान लिया या नहीं लिया। अभी तक इस बारे में हमें कोई तस्दीक नहीं कर पाया हूँ। दूसरी बात यह है कि हम ये भी मालूम करना चाहते हैं कि क्या मरियम नवाज साहबा का बयान लिया इस कमीशन ने या नहीं लिया, और क्योंकि हम समझते हैं कि इसमें हकायक पर पर्दा डालने की जो कोशिश की गई है उससे कम से कम हम और मुझे पता है और भी बड़ी सियासी जमातें हैं मुतमईन नहीं है। हम समझते हैं और जो इत्तलात हमें मुख्तलिफ ज़राए से मिल रही हैं कि नवाज शरीफ साहब को शुरू ही से पता था कि ये बात होने जा रही है और उनकी मर्जी शामिल थी कि इसको अखबारों के जरिए फैलाया जाए इस गलत खबर को, और इसके पीछे गालिबन उनकी कोई हिकमत अमली थी। हम जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तानी अफवाज के सरबराहों के साथ या पाकिस्तानी अफवाज के साथ हमेशा मसाइल रहे हैं, जनरल आसिफ नवाज के साथ, जनरल सर सर ये परसेप्शन की बुनियाद के ऊपर आपने ये इल्जाम बनाया है या कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको कहीं से लीक हुई है कि बाकायदा ये इसी तरह हुआ है? ये हमारे बड़ी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली है और ये मैं मालूम करना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तानी अफवाज मुतमईन है तो फिर इनको चाहिए था कि ये रिपोर्ट रिलीज कर देते। अगर इन्होंने वाकई कमीशन की सिफारिशात पे मुकम्मल तौर पे अमल कर लिया है तो रिलीज कर दें और ये अपने आप को और अपनी साहसबाजी को तो इसमें क्यों इससे मुस्तस्ना रखा जा रहा है? ठीक है सर, फाइनली मुझे ये बताएं कि देखें अब फौज ने तो हुकूमत के साथ तसादुम में ना जाने का फैसला किया और वो मामला उन्होंने जिस तरह उनसे रिजॉल्व हुआ हुकूमत के साथ मिलकर उन्होंने कर लिया। अब आप एक फरीक के तौर पे सामने हैं, अगर इसको मंजरे आम पे लाना है तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? किस फोरम पे आप जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पार्लियामेंट जाएंगे? ये रिपोर्ट आप कैसे हासिल करेंगे? देखिए, ये तो हम इसमें फरीक नहीं है, इसमें पूरे पाकिस्तान के अवाम फरीक हैं।
और जिनके साथ एक झूठ बोला गया, उनके साथ ज्यादती हुई, पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ साजिश हुई और उसको मुख्तलिफ तरीकों से छुपाने की कोशिश की गई। हम इंशाल्लाह इसको कौमी असेंबली में उठाएंगे। हम हर वो तरीका आजमाने की कोशिश करेंगे जिसके तहत हकायक सामने आ जाए। अदालत जा सकते हैं आप सर इसके लिए, रिपोर्ट के लिए? इससे पहले भी मॉडल टाउन की रिपोर्ट को छुपाया गया, पानामा की हकीकत को छुपाया गया। ये इनका मामूल बन चुकी है नवाज शरीफ साहब का कि हकायक को छुपाओ और उनको उन चीजों को छुपाओ जहां पर इनके करीबी साथी मुलव्वस होते हैं। मॉडल टाउन में इनके भाई मुलव्वस थे, यहाँ पर इनकी साहबजादी और इनका अपना एक रोल था। पानामा लीक में भी इनकी फैमिली मुलव्वस है। तो इन तीनों चीजों पर जो कौम के लिए बड़ी अहमियत रखती है एक वजीर आजम के हवाले से, ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हम इस चीज के खिलाफ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रेमुल हक साहब हमारे साथ बात करते हैं। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि उनके पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन खास जराए से मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा कि वजीर आजम की फैमिली को बचाया गया है डॉन लीक्स में। ये इल्जाम पीटीआई की तरफ से। अब पीएमएलएन इसका क्या रिप्लाई करती है? मेरे साथ डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब पीएमएलएन से थोड़ी देर में मौजूद होंगे। इमरान जफर लगारी साहब मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, हमारे साथ मौजूद हैं। मुराद सईद मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस्लामाबाद स्टूडियो मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। इमरान जफर लगारी साहब, आपका तो ये गैस वर्क ही रहा गालिबन, और एतजाज अहसन साहब तो बड़े वसूख से कहते रहे कि मरियम नवाज साहबा का नाम शामिल है डॉन लीक्स की जो रिपोर्ट है उसके अंदर, और वो तो मंजर आम पे नहीं आ रही। अब नईमुल हक साहब ने कहा कि मियां साहब की ख्वाहिश भी इसमें शामिल थी, और अगर रिपोर्ट मंजर आम पे आती है तो ये एक्सपोज होंगे। आपको लगता है कि इस लेवल तक ये मामला है? देखिए जी, मामला तो बिल्कुल था और वो सारी कौम को पता है, पूरे मुल्क को पता है। बीइंग एज अ अपोजिशन मेंबर, मैं खुद चाहूँगा कि ये रिपोर्ट मंजर पे आए, सामने आए। लेकिन अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, कोई ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से हुकूमत और हमारे इदारे आपस में इस चीज़ को जाहिर नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल में अगर आपस में टेबल टॉक के ज़रिए या डायलॉग के ज़रिए कोई चीज़ हल हो गई है या होने जा रही है, तो उससे बेहतर यही है कि उसको उस तरीके से हल किया जाए। हम मीडिया पे हर चीज़ को हम बड़ा बढ़ चढ़ के भी कहते हैं। अब जिस तरह नईमुल हक साहब वो मेरे से एज में बड़े भी हैं और वो सीनियर रहनुमा हैं, वो सियासत को ज़्यादा अच्छे अंदाजे से समझते हैं। देखें, डॉन लीक्स हो, अहमद रहमान कमीशन हो, जिस भी इस किस्म की रिपोर्टें जो तारीख में लाई गई हैं, उससे क्या हुआ है, उससे हमेशा प्रशासन। ठीक है, थोड़ा सा ऑडियो का भी है। मैं जरा मुराद सईद साहब से, मुराद सईद साहब, ये अगर टेबल टॉक के जरिए मामला हल हो गया और उसमें कोई ऐसी चीज है जो पब्लिक नहीं होनी चाहिए क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का इशू था, तो उसको पब्लिक करवाना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सिर्फ मियां साहब की मुखालफत में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान, पहली बात यह कि अगर ये पार्लियामेंट को बालादस्त समझते हैं और वाकई ऐसा है और जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, तो हमारा तो ये मुतालबा है, और मैंने खुद कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ की तरफ से अपनी जुमात की तरफ से करारदाद जमा की है कि ये जो डॉन लीक्स की रिपोर्ट है वो कम अज कम पार्लियामेंट के अंदर, और अगर पार्लियामेंट में भी आप नहीं कर सकते तो जो कौमी सलामती कमेटी है उसके अंदर तो आप ये जमा कर दें। अब ये क्यों जरूरी है? इमरान साहब, आप मुझे बताएं कि क्या खबर तरतीब देने वाले का पूरे पाकिस्तान को पता चला? नहीं पता चला। आपने 3 बंदों को निकाल दिया, तो क्या वो खबर देने वाले थे या खबर तरतीब देने वाले थे? क्योंकि वो साजिश थी, और ये हमने नहीं कहा था, चौधरी निसार साहब ने खुद कहा था कि सिक्योरिटी ब्रीच है। और कहां से हुई है? प्राइम मिनिस्टर हाउस से। तो अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस से इतना हसास मामला और मेरी मुल्क की सालिमियत को नुकसान पहुंचा है और पाक फौज के खिलाफ जहर उगला गया है, तो हमें कम से कम अपने दुश्मन का पता होना चाहिए। आज भी जब गद्दारी की बात आती है तो लोग जो है पूरा पाकिस्तान जो है वो उसको माफ करने वाला नहीं है। फिर दूसरी बात, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस आपको याद होगा, उसका इलामिया आपको याद होगा इमरान साहब, उसमें भी कहा गया था कि ये मनगढ़ंत झूठी खबर गाड़ी गई है। तो अगर सिक्योरिटी ब्रीच हुई है तो उसका भी हमें बताए। सर, जो दो लोगों का हवाला देते हैं ना, चौधरी निसार साहब का, वजीर दाखिला का, और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का यानी आर्मी का, उन दोनों ने मिलकर इसका एक सोल्यूशन निकाला और निकाल के कौम के सामने रख दिया। अब वो इंफॉर्मेशन बाहर नहीं निकालना चाह रहे जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है। अब इस पे फिर आपको क्या एतराज? उन दोनों की बात आप कर रहे हैं, तो उन दोनों ने ही कहा कि बाहर निकालना मकसद नहीं है, हमने हल कर लिया। इमरान साहब,
इमरान साहब, मैं फौज को या हुकूमत इसमें पार्टी नहीं थी। ये मेरी मुल्क की सालमियत का मसला था। मेरे मुल्क के अंदर आईनी पाकिस्तान मौजूद है। आईनी पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 19 मौजूद है। आर्टिकल 19 वाजी अल्फाज में कहता है कि जहां पे इमरान साहब को प्रोग्राम करने की इजाजत है और मुराद सईद को वहां पे अपना नुक्ता नजर देने की या अपने पार्टी का मौकफ रखने की इजाजत है, तो वहीं पे मेरे पाक फौज के खिलाफ यानी मेरी मुल्क की सालमियत के खिलाफ या आला अदलिया के खिलाफ बात होगी तो उसके ऊपर कतगन है। तो आर्टिकल 19 को वायलेट किया गया, तो कम से कम खबर तरतीब देने वाला हमें पता चलना चाहिए क्या खतरनाक बात कम से कम ये तो आज भी पता नहीं चला मुझे। खतरनाक बात यह है कि ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेने, मैं एक ब्रेक लेता हूं। ब्रेक से वापस आके गवर्नमेंट का मौक़िफ़ लेते हैं कि बड़ा सख्ती के साथ पीटीआई के अहम तरीन रहनुमा ने यह कहा है कि वजीर आजम की ख्वाहिश थी और वजीर आजम की फैमिली इन्वॉल्व है, रिपोर्ट पब्लिक की जाए। वो कह रहे हैं मेरे पास बड़ी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, अगर ये गलत हुई, रिपोर्ट पब्लिश हुई और इनका नाम ना निकला तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। इस पे हुकूमती मौक़िफ़ लेते हैं। डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब ने ज्वाइन किया। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब, आप जब पहली ब्रेक में मौजूद नहीं थे तो मैंने नईमुल हक साहब से खुद फोन करके अभी हमने कंफर्म किया है। उन्होंने कहा जो उनका एलिगेशन है उन्होंने दोहराया दोबारा कि वजीर आजम की फैमिली का नाम मौजूद है, मरियम नवाज साहबा का वजीर आजम की ये ख्वाहिश थी अगर ये रिपोर्ट आप जारी कर दें डॉन लीक्स की और इनके नाम ना निकले उसमें तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। ये उन्होंने दावा किया है। ये बड़ा दावा है सर उनकी तरफ से, और आप रिपोर्ट मंजर-ए-आम पे ले ही हैं सर। अगर आप लोगों के नाम नहीं है मियां साहब की फैमिली के तो कम से कम नईमुल हक साहब तो सियासत छोड़ ही देंगे फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब, जो आपने फरमाया है कि ये बहुत बड़ा दावा है और नईमुल हक साहब ने कहा है कि अगर नाम प्राइम मिनिस्टर की फैमिली के डॉन लीक्स की रिपोर्ट में ना हुए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। मुझे ये बताएं कि नईमुल हक साहब सियासत करते कौन सी हैं, वो कौन सी पॉलिटिकल फिगर हैं? वो अपने आप को इमरान खान साहब का 2IC बताते हैं, तो उनका स्टाफ ऑफिसर हमेशा बताते हैं, जो मैं शुरू से प्रोग्राम उनके साथ कर रहा हूँ। बड़े अच्छे इंसान हैं, लेकिन या तो ये ना वो कहें इमरान खान साहब सियासत छोड़ देंगे, मुझे समझ आती है। तो वो तो ना कोई पार्लियामेंट का हिस्सा है, वो तो एक आप ये कहें कि उनकी रिप्रेजेंटेशन जरूर करते हैं। बहरहाल मैं उस बहस में नहीं जाता, काबिल एहतराम है मेरे लिए। बात यह है जी कि डॉन लीक्स का और डॉन लीक्स की रिपोर्ट का जो मामला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ी अच्छी एक दुकान मिली सर, करीबी साथी हैं सर इमरान खान साहब के, उनका हाथ बटाते हैं मुख्तलिफ मामलात में, सीनियर रहनुमा, बहुत पुराना साथ है उनका। मैंने भी तो यही कहा है ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल सियासी तौर पे गैर है। नहीं, मैंने पॉलिटिक्स की बात की है। बहरहाल मैंने कहा मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरे दोस्त हैं, उनकी उस बात को छोड़े तो मैंने लाइटर साइड कही है। ठीक है। असल बात यह है कि जो डॉन लीक्स वाली बात है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक दुकान मिली हुई थी जिससे अपने सौदा बेच रहे थे। ठीक है। डॉन लीक्स की रिपोर्ट आ गई, उसके बाद जो सारी रिपोर्ट का आगे प्रोसीडिंग्स हुई वो सबको पता है। नहीं, डॉन रिपोर्ट आई, उसकी रिपोर्ट नहीं आई सर, हमें सिर्फ नोटिफिकेशन आया, स्टेप्स लिए गए। नहीं, नोटिफिकेशन जो उसकी रिपोर्ट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है। बेसिकली रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नोटिफिकेशन है। बिल्कुल ठीक है। और रिपोर्ट दुरुस्त कर दूं। अब मसला ये है कि अब इनकी दुकान बंद हो गई है, इनके पास कोई चीज नहीं है कि ये कौम के सामने रख सकें। वो भाई खुदा के लिए कभी ये भी बात कर लें कि हमने इलेक्शन में ये कहा था, ये हमने कर दी है, हमारा ये वादा था नए पाकिस्तान का, तो चलें जी नया KP हमने बना दिया है, नया हमने सूबा बना दिया है, को वहां पे इतनी आर यू श्योर के डॉन लीक्स की जो रिपोर्ट खुफिया है पड़ी हुई उसमें मियां साहब की फैमिली का नाम नहीं है? देखें, मैं आपको ये बात बताऊं कि ये बेचारे बैठते हैं, इनकी मजबूरी ये है कि इनके पास बात करने के लिए है कोई नहीं। ये सर जोड़ के बैठते हैं कि नया इल्जाम कौन सा आज लगाएं, आज नया कौन सा शोशा हम छोड़ें। तो ये शोशा छोड़ने की फैक्ट्री हैं बुनियादी तौर पे, रोज नया शोशा छोड़ दिया। अब इस पे आप प्रोग्राम कर रहे हैं। आप मेरे साथ हैं ना, मैं आपसे करूं कि आप क्लियर कर दें कि जी बिल्कुल मियां साहब का और उनकी फैमिली का कोई नाम डॉन लीक्स की रिपोर्ट में नहीं है। आप क्लियर कर दें। आप कहते नहीं है। बिल्कुल, मैंने डॉन लीक्स की रिपोर्ट नहीं पढ़ी मैंने, लेकिन उस डॉन लीग की रिपोर्ट्स की रिकमेंडेशन पे मनोवन अमल दरामद हो चुका है और फौज को भी अगर एतराज था कि जनाब इसकी इम्प्लीमेंटेशन में कुछ मुकम्मल नहीं हुई तो वो भी कर दी गई। अगर प्राइम मिनिस्टर की फैमिली का, कॉमन सेंस की बात करें ना, प्राइम मिनिस्टर की फैमिली का नाम मरियम बीबी का नाम अगर होता तो क्या फौज खामोश बैठी रहती कि जनाब ये, अगर उन्होंने उसके ऊपर ट्वीट कर दिया तो इस पे ना करते कि जनाब
फलां नाम इन्होंने दिए नहीं। और खुदा के वास्ते कोई कॉमन सेंस इन लोगों में शोशा छोड़ते हुए और वसवसा छोड़ते हुए इन्हें ये भी समझ नहीं आती कि बाल बिल्कुल ही वो बाउंड्री से बाहर चली गई है, कोई समझ नहीं आती इन्हें। ठीक है, ये नुकता देखें सर, मेरी उनसे गुजारिश है कि कोई इस पे ये और तलब है कि अगर मरियम नवाज साहब का कह रहे हैं नाम होता इसमें से जैसे नईमुल हक साहब कह रहे हैं तो वो कम से कम नोटिफिकेशन में तो होता जो फौज की मर्जी से जारी हुआ है। फिर फौज पे तो आपको एतमाद है तो पूरा होना चाहिए। चलिए मैं दो सवाल इनके लिए आसान कर देता हूं। पहला ये कि जरा तारिक साहब आप ये बताना पसंद करेंगे मोहतरम वजीर साहब कि खबर तरतीब देने वाला कौन था, उसका किसी को इल्म है? दूसरा ये कि वो कौन सी चीज थी जिसके ऊपर आपकी सेटलमेंट हो गई? ये दो सवाल है बड़े मासूमाना से। और इन्होंने शोशा छोड़ने की बात की है, सदन जंदाल आया उसके ऊपर हमने शोर किया। मेरे ख्याल में आप आगे बढ़ गए ना, वापस आते हैं ना, आपके दो स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं, उनके दो सवालों के जवाब ले लें आप। जी तारिक जोई साहब। जी बात यह है कि अगर उसकी रिपोर्ट की तमाम तफसीलात सामने किसी भी वक्त लाई जा सकती हैं, लाई गई, तो ये सवालात जिनका आप कह रहे हैं कि खबर किसने दी, कहाँ दी, ये भी सामने आ जाएगी। जिन लोगों की उसमें पेशावराना जिन लोगों की पेशावराना उसमें पाई गई गलती, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। अब मैं इनसे ये कहता हूँ कि कोई नया घर ढूंढे, कोई नया मंसूबा बनाए, इसमें से कोई नहीं, लेकिन तिलों में कोई तेल नहीं है। डॉन लीग्स के तिलों में कोई तेल नहीं है, बिल्कुल इसमें कोई तेल नहीं है। और मैं तो इमरान साहब तेल निकल गया, आप कह रहे हैं तिलों में तेल एंकर हैं, अब चले आप इनके शोशों के ऊपर प्रोग्राम शुरू कर देते हैं। इमरान खान ये शोशे हैं। इमरान खान क्या आपके मेरे सवाल का जवाब तो नहीं आया? ठीक है, अब इमरान मैं एक मिनट एक क्वेश्चन और है, कल बता रहे खत्म कर दे। ठीक है, कल चौधरी निसार अली खान साहब ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बिल्कुल अपनी आगाज में, इमरान जफर जगारी साहब मैं आपके लिए सवाल छोड़ रहा हूं, उन्होंने कहा कि डॉन लीग की रिपोर्ट चंद रोज पहले पहुंच चुकी है। सर ना तो आप तक पहुंची, ना मेरे तक पहुंची और ना किसी और तक पहुंची, ये कैसे पब्लिक हुई है? वो तो सिर्फ एक नोटिफिकेशन था, रिपोर्ट तो पब्लिक नहीं हुई सर, वो कैसे क्लेम कर रहे हैं? देखिए चौधरी साहब को बहुत, मैं तो जब से इस पार्लियामेंट में आया हूँ और पिछले बार चौधरी साहब हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में काफ़ी बातें कह देते हैं जो कि फिर उनको फिर पछताना भी पड़ता है उस चीज़ पे। और चौधरी साहब जब दहशतगर्दी का वाक़या होता है तो 2-3 दिन तो गायब हो जाते हैं, अपने मोबाइल भी ऑफ करते हैं और फिर उस दहशतगर्दी के वाक़े की जगह पे पहुँचते हैं। तो चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं बहुत सीरियस नहीं लेता, क्योंकि चौधरी साहब मेरे लिए वज़ीर दाखिला बेशक हैं, मुस्लिम लीग पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं, मुस्लिम लीग नून के लिए एक बहुत सीनियर रहनुमा है और एक सीरियस पॉलिटिशियन होंगे। लाइक बीइंग एज MNA फ्रॉम अपोजिशन बेंचेस, आज तक उन्होंने पार्लियामेंट में जो मैंने सवालात किए मुझे उनसे वो जवाबात नहीं मिले। पार्लियामेंट में वो जब उनका दिल करता है वो खिताब करने आ जाते हैं, लेकिन जब एक अपोजिशन के मेंबर्स उनसे सवालात करना चाहते हैं तो वो पार्लियामेंट में मौजूद नहीं होते। तो मैं समझता हूं कि चौधरी निसार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को मैं जाती राय ये है कि मैं उनकी सीरियस नहीं लेता। दूसरी बात यह कि रिपोर्ट नहीं आई, पूरी दुनिया को पता है नहीं आई, तो इसमें मैं अर्ज करूंगा आपसे कि ये अचानक किसी और मुल्क के अखबार में छप जाए रिपोर्ट, क्या ये ऐसे ही मिलनी है हमूद-उर-रहमान कमीशन की तरह या किसी और रिपोर्ट की तरह, या ये हमें मिलेगी नहीं? क्या लोगों का हक नहीं है पता चले कि लिखा किसने था? देखें इमरान साहब, पहले तो हमारे मुल्क में इस वक्त हम दहशतगर्दी की जंग में, हाँ मैं मुस्लिम लीग नून के मंशूर पे बात ज़रूर करूँगा, सियासी पे मैं इनकी सियासत पे बात ज़रूर करूँगा कि जब ये सियासत में मोटरवे बनाने जा रहे हैं मैं इनकी इस पॉलिसी के ख़िलाफ़ हूँ। मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि इन्होंने पिछले 5 साल में मुल्क में एनर्जी क्राइसिस ख़त्म नहीं किए। मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि ये पार्लियामान को, इनका एक मुस्लिम लीग नून का एक विज़न है कि वो पार्लियामान को अहमियत नहीं देते। मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की अभी तक फॉरेन पॉलिसी वाज़े नहीं है इस हुकूमत की, लेकिन जहाँ नेशनल सिक्योरिटी के मामलात आते हैं हमारे मुल्क में अभी तक माजरत के साथ वो निज़ाम नहीं बन सका कि हम नेशनल सिक्योरिटी आखिर डिस्कस कहाँ करें। टीवी पे नेशनल सिक्योरिटी डिस्कस करने से मसाइल का हल नहीं है। हमें नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पे सियासत नहीं करनी चाहिए, हमें नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पे पार्लियामान के अंदर एक ऐसी कमेटी बनानी चाहिए जिसमें पार्लियामान के लोग और मेंबरान भी शामिल होने चाहिए। हुकूमत की तरफ से नहीं, आपको क्या लगता है कि हुकूमत बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों पे एतमाद नहीं करती, उनको एतमाद में नहीं लेती पॉलिसी बनाते वक्त? आप लोगों को वो इस काबिल नहीं समझते, उनको लगता है कि पॉलिसी हम खुद बनाएंगे?
बिल्कुल बिल्कुल, आप अगर स्टैंडिंग कमेटीज का भी रवैया देख लें इनका, तो मुराद मेरे भाई हैं, देखें उसमें भी यही होता है, ये लोग थोड़ी मेजॉरिटी में ज्यादा हो जाते हैं तो ये बिल भी पास कर लेते हैं। जो अपोजिशन का जो इख्तिलाफ राय होता है, ये इस हुकूमत की बड़ी एक रवायत रही है कि अपोजिशन के इख्तिलाफ राय को अहमियत नहीं दी जाती। ठीक है, क्योंकि पिछले 5 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इख्तिलाफ राय को और अपोजिशन को बहुत ज्यादा अहमियत दी थी। एक पार्लियामान को मजबूत करने के लिए सदर जरदारी साहब ने 58(2) भी खत्म किया था, पार्लियामान को इख्तियारात दे दिए थे। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगले 5 साल में वफाकी हुकूमत बनाने जाएगी तो हो सकता है कि हमारे जो हमारे होंगे, तो वो इख्तियारात वो देंगे हुकूमत चलाने के लिए। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेने दें, मैं एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक से वापस आता हूं। JIT के मेंबरान पे PMLN ने यानी शरीफ खानदान ने उनकी तरफ से एतराज सामने आया। 2 मेंबर्स पे एतराज जो है वो किया है इस बुनियाद पे कि उनके ताल्लुकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मुस्लिम लीग काफ से, मुशर्रफ के दौर में कुछ तहकीकात से उनके ताल्लुकात थे। ये एतराजात इस वक्त क्यों सामने आ रहे हैं? जब ये बंदों के नाम आए थे तब क्यों सामने नहीं आए? और कुछ सवालात इससे मिलते जुलते उठते हैं, ब्रेक के बाद पूछते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अब JIT के मेंबरान पे एतराज, मुराद सईद साहब पहले आप, ये पहले PMLN ने क्यों नहीं किया, आपको क्या लगता है? ये तो बंदे तो पहले दिन से पता था कि ये वाले बंदे हैं, पहले इन पे एतमाद किया, अब क्या कोई आइडिया हो गया PMLN को कि ये बंदे कर क्या रहे हैं, या अब इनको समझ आई कि आपकी असेसमेंट क्या है इस बारे में? देखिए इमरान, पहली बात यह है कि हम में से तो किसी को पता नहीं, और अदालत से हमने मुतालबा भी किया था कि ये जो JIT की इंक्वायरी हो रही है, कम से कम इसको हमें इल्म होना चाहिए कि कैसी तहकीकात आगे बढ़ रही है, लेकिन वो तो नहीं हो सका। अब जरा चंद सवाल जन्म लेते हैं। पहला सवाल ये कि आप जरा ये बताना पसंद करेंगे कि ऐसा क्या हुआ है, क्योंकि सवाल तो नहीं बदले। क्या सवाल बदले? सवाल नहीं बदले। पानामा की जजमेंट में जो सवाल थे उसी सवाल के मुताबिक इनसे सवाल हो रहे, इन्होंने जवाब दिए। तो पहला सवाल तो ये बनता है, क्या आपको तहकीकात आगे बढ़ने से आपके पास कोई जवाब नहीं है? दूसरा ये कि साहिबजादों ने सवाल उठाए, तो उनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि बेटा जरा ये बताना आप पसंद करेंगे कि शनाख्ती कार्ड बनने की आपकी उम्र नहीं थी और अरबों की जायदाद बना दी। तो अब 13 मुख्तसर आसान सवाल है, तो इसके जवाब दीजिए। अगर किसी के पास जवाब होता है इमरान, वो इस तरह नुक्ताचीनी नहीं करता। जरा ये बताइए कि ये इदारे तो इन्होंने तबाह कर दिए थे। जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई और इन तमाम इदारों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक शख्स की खुशनुदी हासिल करने के लिए पाकिस्तान के तमाम इदारे तबाह हो गए, और जब हमने इसका जिक्र किया तो हमारे ऊपर तो इन्होंने तनकीद कर दी कि आप इदारों की तजहीक कर रहे हो। तो क्या इदारे तबाह किसने किए? वो सईद अहमद जो आपके लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता था, उसको नेशनल बैंक का आपने बना दिया सदर। उसके ऊपर आपने 60 मिलियन उसकी मराहत का ऐलान भी कर दिया, जो कि पिछले हफ्ते इन्होंने कर दिया। तो जो आपके लिए मनी लॉन्ड्रिंग करते थे उनको आप इदारों के ऊपर लगा रहे हो। नैब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये तो जनाजा निकल गया। अब जो 2 बंदे बैठे हैं तो उसमें पहले आपने तनकीद नहीं की, अब आप इतराजात उठा रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने आपकी इतराजात को मुस्तरद कर दिया। तो सवालनामा वही है कि पैसा आया कहां से, पाकिस्तान से गया कैसे, बेनिफिशियल ओनर कौन है? ये सारा से सवाल है जिसके पास जवाब होता है। और ये कभी आपने सुना है डॉक्टर चौधरी साहब, ये एतराज़ात आपको तफ्तीश करेगा, प्लान नहीं करेगा? बेसिकली डॉक्टर तारिकुल चौधरी साहब, जो सवाल पूछने का आपको, ये एतराज़ात पहले दिन क्यों नहीं थे, अब अचानक क्यों हुए? और हुए भी अच्छा, या याद आपको अब आया, क्या समझ नहीं आई आपको पहले? मैंने तो एक बड़ी सतर्क ये है कि सवाल आपका कुछ और होता है, और मेरे भाई मुराद ने जो एक पूरी कैसेट है, एक रटी रटाई हुई, वो स्पीड से शुरू की कि मैंने तो कानों से ये निकाल ही दिए आपके स्पीकर ही। सुन के आपने वो सर वापस लगा दें, अभी मेरा सवाल सुन के मुझे जवाब दें आप। दलाइल से उसको हमें ज़बानी याद हो गए हैं कि ये ऐसी कैसेट चलाते हैं कसम से। आपको मुराद सईद याद है? बिल्कुल वो जनाब अपना कुछ और हुआ, कानों से मैंने निकाल दिए स्पीकर। सुन लेना यार, सुन लेना, बोल रहे हो आपने जो कैसेट चलाई है, मैंने कहा है कि मैं तो कानों से स्पीकर निकाल दिए हैं, क्योंकि ये ऐसी रटी रटाई तकरीरें जो सुन के ना। सर मेरे सवाल का जवाब दे दें सर। मैं देखें थोड़ा मुझे बताएं आपको कैसे पता चला कि ये 2 बंदे ठीक नहीं? इमरान साहब ने जो 1-2 बातें की हैं, मैं जरा उसका जवाब दूं, क्योंकि उन्होंने प्रोग्राम आप कुछ और कर रहे हैं। उन्होंने पूरी अपनी तकरीर, इन्होंने पनामा पे तकरीर रटी हुई है, उन्होंने चौनिसार पे तकरीर रटी हुई है। आपने सवाल कुछ और किया, वो चौनिसार पे शुरू हो गए। क्या था यार सर, पहले मेरी गल का जवाब दे दो डॉक्टर तारिकुल चौधरी साहब, मुझे ये बताएं ये 2 बंदे अचानक आपके रडार पे क्यों आ गए? मुराद सईद साहब 1 मिनट, मुराद सईद साहब 1 मिनट। यार आपने अगर इतनी लंबी कैसेट
इसकी कैसेट दोबारा कोई रह गई है मुराद सईद की, पहले वो सुन लें। मेरे भाई अपनी कैसेट कोई और है तो सुना दें, फिर मैं बात कर लूं। मुझे बताएं ये दो बंदे अचानक आपके रडार पे कैसे आ गए डॉक्टर साहब? फनकार नहीं हूं। आप दोनों जब मुझे बीच में, अब मुझे आप दोनों बीच में इस तरह नहीं डॉक्टर साहब आपने सवाल कर दिया, आप जवाब देते हैं इसका क्विकली। देखें बात यह है, नहीं मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, मैं उसी तरफ आ रहा हूं, लेकिन बीच में जो आप बार बार लगा रहे हैं कट, मैं तो देखें सर सादा सवाल किया, ये दो बंदे आपके रडार पे कैसे आ गए हुजूर, ये बता दें बस। उसका जवाब ना दो, मैं आ रहा हूं, मैं उस पर आ रहा हूं, लेकिन मैं आपको चौथी दफा ये कह रहा हूं कि एक शख्स ने वफाकी वज़ीर दाखिला पे हमारे कुलीग ने बेबुनियाद इल्जामात लगाए हैं, उसको तस्लीम कर, चुप रहने का मतलब है हमने तस्लीम कर लिए हैं वो सारे। ये नहीं कि इंतहाई फर्श शनास और दयानतदार हमारे वो मिनिस्टर हैं और उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर तुम्हारे मुखालिफिन भी ये बात कहते हैं कि क्रेडिबल आदमी है, और आप उनको कहते हैं जी मैं तो उनकी बातों को सीरियस नहीं लेता। मेरा ख्याल है गैर संजीदा स्टेटमेंट उन्होंने दी है, इस तरह गैर संजीदा स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। और अगले दौर में एक और जुमला कहते हैं, वफाकी हुकूमत बनाने जा रहे हैं, कोई बंदा अपना आपका पीपल्स पार्टी में रह गया तो बनाएंगे ना, हर रोज आपके 2-4 बंदे छोड़ के किसी राइट सर, राइट। अब सर ये दो बंदे सर सवाल का जवाब किधर गया? देखें बात ये है जी, बात ये है, आ रहा है, थोड़ा सब्र कर लेना, आपको ट्रेन तो नहीं पकड़नी, सब्र कर लें, आ रहा है। नहीं कैसेट बड़ी लंबी हो गई ना, जो तहकीकात हैं जे नहीं, हमारे पास कैसेट कोई नहीं है, हम तो बड़ी सीधी सी बात करते हैं, आप में चिप डलती है और बस अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, बस नॉन स्टॉप। स्पिन बड़े फनकार है, बड़े फनकार है। जो सवाल क्या होते हैं, जवाब क्या दे रहे हो? 5 मिनट मेरे हवाले से बात की, 5 मिनट आपने इमरान के हवाले से बात की। थोड़ा सब्र करेंगे थोड़ा सा ना, तो फिर दूंगा ना, आप तो सब्र ही नहीं करते, जवाब क्या दूं? हमने जब सुप्रीम कोर्ट की तश्कील हो रही थी कमीशन, उस वक्त हमने कहा कमीशन बनाए, हम तैयार हैं। ठीक है। इमरान खान साहब ने कहा कमीशन ना बना सड़कों पे आएंगे, कमीशन बना कहते हैं अब सड़कों पे आऊंगा, हमने तो उस वक्त भी माना। JIT बनी, हमने मानी, हमने कहा कि इसकी तमाम तहकीकात में मुकम्मल ताउन किया जाएगा। ठीक है। लेकिन ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लॉ जो पाकिस्तान के हर शहरी के लिए है वही प्राइम मिनिस्टर के लिए भी है, उनके बच्चों के लिए भी वही लॉ है। अगर इससे पाकिस्तान का कोई शहरी इस्तेफादा हासिल कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे को अलग कानून है। अगर हमें JIT की कुछ मेंबरान पे अगर हमें कोई ऑब्जर्वेशंस हैं, रिजर्वेशंस हैं, तो वो हम जो कंसर्न फोरम है वहां पे लेके गए हैं। दिस इज आवर लीगल राइट। ठीक है, ये आपका लीगल राइट है, लेकिन ये आपने पहले एक्सरसाइज क्यों नहीं किया? अब आपको अचानक, ये क्योंकि आपका हक है, आप कल भी कर सकते थे, आज भी कर सकते हैं, आपके पास ये हक कानूनी मौजूद है। दूसरा हक सुप्रीम कोर्ट का है, वो इसको माने या ना माने। इमरान जबरदगारी साहब, पार्टी में कोई बंदा बचेगा तो आप वफाकी हुकूमत बनाएंगे। कल नूर आलम खान साहब इसकी एक वाज़ेह मिसाल है सर। देखें जी इमरान साहब, ये तो इंशाल्लाह 2018 का इलेक्शन ही बताएगा। मैं अब तारिक फजल चौधरी साहब को क्या बोलूं, डेफिनेटली ये कैबिनेट का हिस्सा है, तो इन्होंने अपनी गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर को तो सपोर्ट करना है या उनके लिए बोलना है। 2018 में क्या होगा सर? ये बंदे तो उधर जा रहे हैं सर, कोई पिक्चर आप भी देख रहे होंगे ना सर? हम मेहनत करेंगे। देखिए आपने मुझसे सवाल पूछा, मैंने आपको जवाब दिया। अब परफॉर्मेंस वो खरीद के रखे था, दूसरी बात आपके पास रह गया था। तारिक साहब ये वक्त बताएगा आपको। आप वो कह रहे हैं आपके बंदे भी ये अच्छा इमरान, लेट्स टेक इट दिस सीरियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट तारिक फजल आपने जो सवाल किया है, देखिए हमने पहले ही अपना PTI को मना किया था कि सुप्रीम कोर्ट ना जाए। इसका राइट फोरम है पार्लियामेंट, लेजिस्लेशन के थ्रू, लेकिन ये हमारे दोस्त हैं, अपोजिशन में हमारे साथ हैं, अब चले गए, हमने इनको एतराज किया लेकिन ये लोग चले गए। देखिए JIT का मसला, JIT होने वाली है, प्राइम मिनिस्टर को एथिकली, हमारी इंटरनेशनली प्राइम मिनिस्टर साहब की रेपुटेशन बड़ी ही खराब हो गई है, चाहे वो पानामा लीक्स हो, डॉन लीक्स हो, ये जो लाहौर में हमारे जो पैट के ताहिरुल कादरी साहब पे जो हमले हुए थे, ये चीजें इंटरनेशनली एथिकली प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि उनकी JIT कर कौन रहा है? उनकी JIT वो कर रहे हैं जो उनके मातहत इदारे हैं। मातहत इदारे वो एतराज साहब ने उठाया, जरदारी साहब ने पहले दिन भी उठाया। एक्चुअली मेरे पास तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया आप लोगों का ज्वाइन करने के लिए। मुझे ब्रेक के बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट आज मैसेज पब्लिक को देना है, वो ये है कि आप मोबाइल फोन सार्फिन पाकिस्तान में करोड़ों की तादाद में हैं, उनके साथ क्या जुल्म होता है, कितने बड़े टैक्सेस उनको पे करने पड़ते हैं, ये सारी डिटेल में आपके सामने रखता हूं एक ब्रेक के बाद, क्योंकि बजट आने वाला है और ये एक ऐसा इशू है जिस पे हम नॉर्मली बात नहीं करते। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इंतहाई आम इशू है
मोबाइल टेलीफोन अब हर एक की जरूरत है। हर गरीब आदमी के पास भी एक मोबाइल फोन है। 100 रुपए का कार्ड अगर कोई पाकिस्तानी डालता है अपने मोबाइल में, उसको रिचार्ज करता है, तो उसको कितने पैसे मिलते हैं, एक भोंडा मजाक उसके साथ होता है। और अजीबो गरीब किस्म के टैक्सेस है जो इसके ऊपर लगे हुए हैं। अब फिर बजट आने वाला है, दोबारा से तैयारियां हैं टैक्सेस लगाने के ऊपर, और ये एक ऐसा मामला है जो लोग इसको छोड़ भी नहीं सकते, इस्तेमाल भी करते हैं और फिर अपनी जेब भी कटवाते हैं हुकूमत से, और हुकूमत को पूछने वाला कोई नहीं है। मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद असलम हयात साहब मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट टेलीनॉर। सर बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर सबसे पहले ये कि ये इफेक्ट किस क्लास को करता है, ये जो टैक्सेस हैं, और किस नौयत के टैक्सेस हैं जो गवर्नमेंट ने लगाए हैं इसके ऊपर, थोड़ा सा इसको एलैबोरेट कीजिए आम आदमी के लिए। सर आम आदमी के लिए बताता हूं कि इस टैक्सेस को आप दो हिस्सों में रखें। एक हिस्सा तो वो है कि जब वो अपना फोन जो पहली कॉल करने से पहले कितना टैक्स देता है और पहली कॉल करने के बाद कितना होता है। आप शुरू करते हैं कि जहां वो फोन खरीदने जाता है, जिस वक्त वो फोन मोबाइल फोन खरीदता है तो उसको 300 से 1500 रुपए तक जो है उसके ऊपर उसको सेल्स टैक्स देना पड़ता है। वो देने के बाद फिर जब वो मोबाइल ले लेता है तो फिर अगला टैक्स लगता है IMEI टैक्स, जो यूनिक नंबर होता है सेलफोन का, उसके ऊपर वो भी 300 से 1500 तक है। जब ये दोनों टैक्सेस के बाद, पहले दूसरा वाला तो अभी ऑन होल्ड है बट लॉ बुक्स में मौजूद है, उसके बाद वो हमारे पास आता है सिम खरीदने के लिए। जब वो सिम खरीदने आता है तो उस पर 250 रुपया सिम सप्लाई टैक्स लगता है। ठीक है। सिम सप्लाई टैक्स देने के बाद फिर वो अपना जो भी टॉपअप करना है, उसने 100 का या 200 का करना है, वो रिचार्ज खरीदता है। रिचार्ज खरीदने के बाद जब वो फोन में डालता है तो पहली हेलो करने से पहले उसको 14% विदहोल्डिंग इनकम टैक्स देना पड़ता है, चाहे वो टैक्स पेयर हो या ना हो। विदहोल्डिंग टैक्स चाहे वो टैक्स पेयर हो। कानून के मुताबिक अगर आपकी आमदनी 4 लाख से नीचे है तो आप इनकम टैक्स देने के आप पाबंद नहीं है। लेकिन इस सर्विस के अंदर बेशक आप स्टूडेंट हैं, बेशक आप हाउसवाइफ हैं, बेशक आप सिक्योरिटी गार्ड हैं, आपको 14% इनकम टैक्स विदहोल्डिंग टैक्स देना पड़ता है जो वापस नहीं मिलता। उसके बाद जब आप पहली हेलो करते हैं और या पहला SMS करते हैं तो वहां से जो सेल्स टैक्स है वो 19.5% कटना शुरू हो जाता है। तो इस हद तक टैक्सेशन जो है वो लगती है कि आम आदमी जो है वो तकरीबन उसका 1/3 जो है उसके 100 रुपए का वो इन्हीं टैक्सेस में निकल जाता है। तो सर ये बाकी दुनिया में भी ऐसे ही है या हम पाकिस्तानी समझते हैं हमारे साथ जुल्म हो रहा है? नहीं सर, ये बड़ा यूनिक सूरत हाल है। मैं अगर आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि आप अपने रीजन के अंदर देख लें कि विदहोल्डिंग टैक्स जो है वो शायद ये हमारी ही इजाद है, क्योंकि बाकी मुल्कों में उनका टैक्स कलेक्शन सिस्टम, टैक्स फाइलिंग वो सारा बेहतर है और वो ज्यादा वो कोशिश करते हैं डायरेक्ट टैक्सेशन पे। तो ये हमारा एक पॉलिसी इशू है। दूसरा, अगर आप सेल्स टैक्स के ऊपर जाएं तो सेल्स टैक्स में आपके पड़ोस में जो मुल्क हैं, म्यांमार है 5% है, आपका जो मलेशिया है वो 6% है, थाईलैंड 7% है। जब आप पाकिस्तान में आए तो यहां पर भी बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि अगर आप सिंध के अंदर हैं तो मैक्सिमम जो सेल्स टैक्स बाकी सर्विसेज के ऊपर है वो 13% है, लेकिन जब आप टेलीकॉम सर्विसेज पे आप आते हैं तो वो 19% है। इसी तरह आप पंजाब में जाएं तो जनरल सेल्स टैक्स जो है वो 16% है मैक्सिमम, और जब आप इस पे आते हैं टेलीकॉम पे तो वो 19.5% है। अगर आप जहाज में बैठ के फर्स्ट क्लास के अंदर इंटरनेशनल ट्रेवल करते हैं तो आपका विदहोल्डिंग टैक्स कटता है सिर्फ 5%। लेकिन अगर आप गरीब आदमी हैं और आपने फोन इस्तेमाल करना है तो यहां आपको 14% विदहोल्डिंग टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन ये हर आम आदमी की दस्तरस में ऐसी कोई गुंजाइश है कि ये पैसे उसको वापस मिल जाए जो विदहोल्डिंग टैक्स के जुमरे में उसकी जेब पे डकैती पड़ रही है? यानी हर आम आदमी जो 100 रुपए का कार्ड बनवा रहा है कि उसमें 14% उसका गया, वो कभी वापस नहीं आएगा। जी, मैं उसके एग्जाम्पल आपको दे देता हूं कि पिछले साल FBR ने खुद नेशनल असेंबली में आके IT कमेटी के अंदर वो उनको बताया कि जी हमने विदहोल्डिंग टैक्स में 48 अरब रुपया 48 अरब रुपया इकट्ठा किया है, उसमें से सिर्फ 4 अरब रुपया क्लेम हुआ है, बाकी 44 अरब क्लेम नहीं हुआ क्योंकि ये वो लोग हैं जो टैक्स फाइलर नहीं है, और आपकी जो कस्टमर बेस वो कोई 98% है। बिल्कुल ठीक है, ये बाकी सारे गरीब लोग थे। सर अब कौन सी तब्दीलियां इमीडिएटली गवर्नमेंट इसमें करे, और आपको मुस्तकबिल करीब में या इस बजट में कोई उम्मीद लगी है? अब तो 2 दिन रह गए हैं सब। सर हमारी तो कोशिश ये है कि गवर्नमेंट जो है टेलीकम्युनिकेशन की ICT की अहमियत को समझे, और वो बिल्कुल समझती है। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ IT में जाएं तो वो
टेलीकॉम पॉलिसी लेके आए, आईसीटी पॉलिसी लेके आए, उनका बहुत ज्यादा फोकस है कि मोबाइल ब्रॉडबैंड ज्यादा से ज्यादा फैले, क्योंकि इसका जो एडवांटेज है वो आम आदमी को मिलता है और गवर्नमेंट को भी मिलता है। ठीक। वर्ल्ड बैंक और सारे जो इंटरनेशनल इदारे वो ये कहते हैं कि अगर आपका मोबाइल ब्रॉडबैंड जो है वो 10% इंक्रीज करता है तो 1.38% आपकी में ग्रोथ होती है। तो पाकिस्तान की जो इस वक्त जीडीपी ग्रोथ है वो तकरीबन $300 बिलियन है। तो आपका $3 बिलियन से ज्यादा तो सीधा यही आ जाता है। और दूसरा ये कि अगर आप टैक्स कम करते हैं तो इस्तेमाल बढ़ता है और आपको ज्यादा टैक्स मिलता है। हमारी असेसमेंट ये है कि अगर आप सिर्फ विदहोल्डिंग टैक्स थोड़ा कम करें और सेल्स टैक्स कम करें तो आपको अगले 3 साल के अंदर 2 अरब रुपया जो है वो जीडीपी में ज्यादा आएगा, $2 अरब, सॉरी 200 अरब रुपया। तो हमने बहुत सारी स्टडीज जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी दी हैं और उनको हमने साबित किया है कि जनाब आप अगर टैक्स कम करते हैं तो इस्तेमाल बढ़ता है और आपकी इनकम कम नहीं होगी बल्कि आपकी इनकम बढ़ेगी। सर कितना पैसा गवर्नमेंट अभी कितना पैसा जमा कर रही है सर? तो कम था, लेकिन जब 250 पे है तो ज्यादा है आपकी इनकम जो इनकी है। ठीक है, अभी गवर्नमेंट कितना पैसा इकट्ठा कर रही है रेवेन्यू की मद में इन टैक्सों से? सर जो मुख्तलिफ टैक्सेस हैं, जो मुख्तलिफ पेमेंट्स टेलीकॉम सेक्टर ओवरऑल के ऊपर आती है, तकरीबन टोटल रेवेन्यू जो है सेक्टर का वो कोई 450 अरब रुपया है और उसमें से तकरीबन 160 अरब रुपया जो है वो मुख्तलिफ टैक्सेस की शक्ल में गवर्नमेंट को चला जाता है। 160 अरब रुपया, और आप कह रहे हैं 200 अरब रुपया मजीद भी इसमें एड अप हो सकता है अगर आपकी सिफारिशात हुकूमत पाकिस्तान मान ले तो? जी जी बिल्कुल। और ये हमने ये नहीं कहा कि जी हम सेल्फ सर्विंग हैं और हम आपको अपनी कुछ गेस्ट दे रहे हैं। ये हमने प्रोफेशनल स्टडीज कराई, डिलॉयट से कराई, जीएसएमए से कराई और वो रिपोर्ट्स लाके दी थर्ड पार्टी की कि जनाब ये देखिए ठीक है आपके टैक्स कम करने से आपकी इनकम बढ़ेगी, नुकसान नहीं होगा। बहुत ये बड़ा अहम तवज्जो देने का, फौरी तवज्जो देने का मामला है। गवर्नमेंट इन तजावीज पे अमल करे तो रेवेन्यू बढ़ सकता है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।